नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी में आज कहानी पाठ। ये कहानी मेरी शुरुआती दिनों में लिखी गई थी और ये हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका वर्तमान साहित्य में प्रकाशित हुई थी जनवरी 1999 में। जनवरी 1999 के अंक में वर्तमान साहित्य के यह कहानी प्रकाशित हुई थी। उस समय इस कहानी का शीर्षक गिद्ध था, लेकिन मैं आज इस शीर्षक को बदल रहा हूँ। अब इसका शीर्षक है प्रेम और हालात। विजय ने कमरे के दरवाजे में ताला लगाकर चाबी जेब के हवाले कर दी। झुककर अटैची और बैग उठाना चाहा कि तभी नेहा पहुंच गई। अरे विजय, तुम कहाँ जा रहे हो? गांव, विजय का संक्षिप्त उत्तर था। वह सामान न उठाकर वैसे ही खड़ा हो गया। पागल हो गए हो क्या? नेहा ने कहा। क्यों, गांव जाना पागलपन है क्या? विजय, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल से हमारा पेपर है? याद है। फिर ऐसी क्या आफत आ गई है कि तुम अपना कैरियर बर्बाद करने पर तुल गए हो? नेहा झुंझला गई और बेचैनी में अपना हाथ मलने लगी। कैरियर? विजय मुस्कुराया। इस देश में वाकई क्या मेरे जैसों का कोई कैरियर है? विजय, प्लीज साफ साफ बताओ, अपना दर्शन मत शुरू करो। तुम गांव क्यों जा रहे हो? नेहा ने पूछा। घर से पिताजी का पत्र आया है। गांव में महामारी फैली है। गांव के गांव बिना आदमी के होते जा रहे हैं। अम्मा, चाचा, चाची, बहन, भाई सभी बीमार हैं। कहते कहते विजय का स्वर भीग गया और गला भर आया। रोकते रोकते भी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने नेहा के चेहरे से अपनी निगाह हटाकर छत की फर्श पर टिका दी। थोड़ी देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ दोनों खड़े रहे। विजय, नेहा उसके कपोल पर ढलके आंसुओं को अपनी कोमल उंगलियों से पोंछते हुए बोली, घबराओ मत विजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूँगी। विजय ने चुपचाप सिर उठाकर नेहा की तरफ देखा और देखता ही रहा। तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आई, कहकर नेहा चलने को हुई तो विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। वहाँ जाने के बाद वापस आना। विजय ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारा जाना ठीक है और मेरा नहीं, नेहा ने पलट कर सवाल किया। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा? विजय ने कहा, जानती हूँ जाने नहीं देंगे, लेकिन विजय तुम ही तो कहते थे कि हर काम मम्मी पापा के मन से ही नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो वह कह रहे हैं वह उचित न हो, इसलिए उचित अनुचित का विचार स्वयं करना चाहिए, नेहा ने कहा। लेकिन तुम्हारा मेरे साथ गांव जाना उचित नहीं है, विजय ने कहा। अनुचित ही क्या है? नेहा ने सवाल किया। नेहा जल्दी जल्दी जीने से नीचे उतर गई। विजय पहले तो सीढ़ियों पर उसकी खटखट की आवाज़ सुनता रहा। जब आवाज़ का आना बंद हो गया तो वह छज्जे के पास आ गया। अब तक नेहा अपनी कार के पास आ चुकी थी। कार का दरवाज़ा खोलने के बाद उसने एक बार पलट कर ऊपर देखा और कार की स्टीयरिंग पर बैठ गई। फिर कार को इतनी तेज़ गति से ले गई कि विजय चिंतित हो गया। सोचा किसी को मार न दे। विजय सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, तो क्या इस समय नेहा ने केवल भावना में बहकर यह फैसला किया है? क्या उसने इस पर गंभीरता से सोचा नहीं होगा? मेरे ख्याल से विचार तो उसने अवश्य ही किया होगा,
लेकिन कोई भी उसके इस निर्णय को भावना में लिया गया निर्णय ही कहेगा। जो कदाचित नेहा के साथ अन्याय कहा जाएगा। औरत प्यार तो करती है तो उसे हर कीमत पर निभाना भी चाहती है। वह हर उस कठिनाई से संघर्ष करने को तैयार रहती है जो उसके प्यार के मार्ग में बाधा बने। शायद यही औरत की कमजोरी है जिसका फ़ायदा पुरुष उठाते हैं और कह देते हैं कि लड़कियां भावुक होती हैं, महिलाएं भावुक होती हैं, इसीलिए तो प्यारी भी होती हैं। बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है कि वह संपूर्ण इंसान होती हैं जिसमें भावुकता नहीं, भावना ही नहीं। तर्क पंडित कहेंगे कि भावना में ही स्वार्थ होता है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि भावना यानी संवेदनशीलता में व्यक्ति के अंदर जो स्वार्थ होता है वह मानवता के प्रति सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। उसी का विचार सकारात्मक दृष्टिकोण लिए होता है। जो भावुक है, जो संवेदनशील है, इस कसौटी पर औरतें खरी उतर सकती हैं, बशर्ते हम उनके साथ छल कपट ना करें। क्या सोच रहे हो? चलो फटाफट, नीचे 3 व्हीलर खड़ा है। विजय ने नेहा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसको मुस्कुराता देख नेहा भी मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराना इंसान की नैसर्गिक गुण है, इससे मरता हुआ व्यक्ति भी विमुख नहीं हो सकता। तबस्सुम में भी दर्द होता है। दर्द, मुस्कान, संवेदना, भावना और मानवता के लिए दवा से भी बढ़कर कुछ है। दर्द भरी मुस्कान एक कविता है, विजय ने सोचा। ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए थे। अब वह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ऑटो चालक के हवाले करके अपनी अपनी दुनिया की गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे थे। बिना बताए आ रही हो ना? विजय ने नेहा से कहा। हाँ, मम्मी पापा घर में नहीं थे। भाई भाभी भी कहीं गए थे। लेटर लिख के छोटू को पकड़ा आई। यानी स्टेशन पर गिरफ्तार कराने का पूरा अवसर और निमंत्रण दे के आ रही हो? विजय ने चुहल की। अरे नहीं यार, पत्र में केवल इतना लिखा है कि सहेली के यहाँ जा रही हूँ, आज नहीं आऊँगी। और जो छोटू ने बता दिया कि अटैची लेकर गई हो तो क्या? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और एक साथ बोल पड़े। तो गए काम से। ऐसा करना, यदि हम स्टेशन पर पकड़े जाते हैं तो तुम यही कहना तुम मुझे स्टेशन छोड़ने आई थी, विजय ने सुझाव दिया। लेकिन कुछ नहीं तो मैं गांव जाने के बजाय लड़की को भगाने के जुर्म में जेल चला जाऊंगा। मैं कोई लड़की नहीं हूँ। फिर क्या लड़का हूँ? नहीं, अम्मा हूँ। फिर तो दूसरे की बीवी भगाने के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। मेरी उम्र 24 साल है और मैं बालिग भी हूँ, इसलिए मैं अपना निर्णय खुद ले सकती हूँ। नेहा ने लंबी सांस लेते हुए आत्मविश्वास के साथ कहा। रेलवे स्टेशन आदमियों से भरा था, जैसे मेला लगा हो। नेहा इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए बोली, यार यहाँ तो बड़ी भीड़ है। जी मैडम, यह आपका एयरपोर्ट नहीं है, यह हिंदुस्तान का रेलवे स्टेशन है। अब आप यहाँ सामान की रखवाली करें, मैं टिकट लेकर आता हूँ। लेकिन विजय, लाइन तो बड़ी लंबी है। नेहा ने लाइन की तरफ देखते हुए कहा। प्रतीक्षा डार्लिंग, प्रतीक्षा। हिंदुस्तान में लाइन कहाँ नहीं है। पानी लेने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। यही नहीं, यहाँ तो लोग मौत के लिए भी लाइन में लगे हैं, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय टिकट के लिए लाइन में लग गया। नेहा सामान की देख रेख में रुक गई और इधर उधर देखने लगी। वह यहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थी। वह सोच रही थी कि यही हमारा भारत है। ये आदमी हैं जो कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं। विजय का क्रोध शायद ठीक ही है। वह विचारों में खोई थी कि एक भिखारी बालक सामने आ खड़ा हो गया। उसने उस बालक को गौर से देखा और सोचती रही, क्या यह जिंदा है? यह जिंदा है तो 1 रुपया भगवान के नाम पर क्यों मांग रहा है? अपने नाम पर अपना हक क्यों नहीं मांगता? वह सोचती गई, लेकिन फिर सोचने लगी, यह तो विजय का विचार है, मैं तो इसका विरोध करती रही। फिर कैसे सोच गई? क्या यही है यथार्थ का प्रभाव? सच्चाई शायद यही है। वह विचारों में खोई रही।
भिखारी बालक चला गया। तभी उसकी निगाह कार से उतरी एक फैमिली पर पड़ी। उनके पास सामान बहुत था। उन्होंने कुली के ऊपर सामान लाद दिया और सभी हंसते हुए चलने लगे। नेहा का भी परिवार ऐसा ही करता है। तब वह नहीं सोच पाई थी, लेकिन आज सोच रही है कि किसी और का बोझ कोई और क्यों उठा रहा है। अब ये अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते तो इतना सामान जुटाते क्यों हैं, लेकर चलते क्यों हैं। नेहा ने सोचा, मैं पागल हो गई हूँ क्या? ये मुझे क्या हो गया है? क्या मैं नेहा ही हूँ? यदि नेहा हूँ तो मेरे अंदर विजय क्यों बोल रहा है? जाहिर है कि यह सब सामान अपने उपभोग के लिए जुटाया है इन्होंने, लेकिन फिर अपना बोझ कुली के ऊपर क्यों लाद रहे हैं? सभी परजीवी कीड़े हैं। उसके अंदर तूफान सा आ गया। वह घबरा गई, लाइन की तरफ देखने लगी जिधर से विजय आता दिखाई दिया। यार जल्दी आ जा तू, नहीं तो मैं तो पगला ही जाऊंगी, नेहा ने खुद से कहा। विजय ने नेहा की तरफ देखा। दोनों की आंखें चार हुईं और चेहरे पर मुस्कान तैर गई। आंखों की झील के स्थिर जल में हलचल सी भी हुई। ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म पर रुकी, लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई ट्रेन में पहले चढ़ जाने के लिए व्याकुल था, आतुर था, जैसे कि यदि वह चढ़ नहीं पाया तो स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाएगा। एक दूसरे को धक्का मुक्की देते लोग चढ़ रहे थे। विजय और नेहा जनरल डिब्बे के सामने आ गए। यहाँ लाइन लगी थी, लंबी थी। लोग डिब्बे में चढ़ने के लिए विजय के बराबर का संघर्ष कर रहे थे। विजय, इस डिब्बे में मैं नहीं जा सकती। नेहा ने भीड़ देखी तो घबरा गई। अभी तक उसने जितने धक्के खा लिए थे शायद जिंदगी में पहली बार खाया हो। हमारे पास तो इसी डिब्बे का टिकट है, विजय ने कहा, लेकिन हम इसमें नहीं जा सकते। कभी इस डिब्बे में भी यात्रा करके देखो, असली भारतीय नागरिकों से साक्षात्कार हो जाएगा, विजय ने कहा। तो क्या जो आरक्षित डिब्बे से यात्रा करते हैं वह असली हिंदुस्तानी नहीं हैं? नेहा ने सवाल किया। नहीं, वह सब सुविधाभोगी इंडियन हैं। सरकार उनका ध्यान रखती है और वह सरकार का जो इस डिब्बे में यात्रा करते हैं वह इस देश के फालतू नागरिक हैं। केवल वोट देने के लिए, रैली में भीड़ बनने के लिए, ताली बजाने के लिए इनका इस्तेमाल नेता करते हैं। शायद इसलिए ये भीड़ बन गए हैं। देखो एक डिब्बे में कैसे भूसे की तरह भरे जा रहे हैं। तर ऊपर आपस में लड़ते झगड़ते ये अपनी यात्रा करेंगे। इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा जनरल टिकट के यात्री हैं और इन्हीं के लिए सबसे कम डिब्बे हैं, केवल 2 डिब्बा, एक आगे और एक पीछे, शेष आरक्षित सुरक्षित लोगों के लिए, विजय ने कहा। वह बातों में लगे रहे। उनके सामने लोग संघर्ष करते रहे। तभी 4 पुलिस वाले आए, भीड़ को दनादन पीटने लगे और लोग लाइन में लग गए। लेकिन लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी। बढ़े भी तो तब जब अंदर जगह खाली हो। विजय और नेहा आरक्षित डिब्बे में आकर बैठ गए। इस डिब्बे में तो वैसे सभी सीटें फुल थीं, लेकिन नेहा को एक सज्जन ने बैठने दिया और विजय अपनी अटैची पर बैठ गया। कई सारे लोग फर्श पर बैठे थे, जिन्हें देखकर सुरक्षित आरक्षित लोग मुंह बिचका रहे थे। कई तो चढ़ने वालों से कह रहे थे कि यह रिजर्वेशन का डिब्बा है, मालूम है? तो लोग जवाब देते कि जानता हूँ। जानते होते यह भी जानते होगे कि फाइन हो जाएगी। लोग कहते फाइन होगी, देख लेंगे। यात्री जवाब देते, विजय तुम्हारा गांव तो बड़ा प्यारा होगा। नेहा की आंखों में खुशी और कौतूहल का भाव था, जबकि विजय की आंखों में अवसाद का रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे मृग जैसा लगा। उसने केवल नेहा की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं। नेहा ने आगे कहा, किताबों में और फिल्मों में मैंने गांव और गांव के लोगों के बारे में पढ़ा और देखा है, लेकिन अब जबकि साक्षात अपनी आंखों से देखूंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। कितने तो भोले और सीधे साधे होते हैं गांव के लोग। गांव में बगीचे, खेत खलिहान, हरे भरे खेत, उसमें घूमती कोई लड़की
उसकी निश्चल हंसी, क्या क्या तो देखने को मिलेगा। नेहा रोमांचित थी। नेहा प्रकृति से दूर बहुत सुंदर लगती है। नेहा प्रकृति दूर से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब आदमी उसके करीब जाता है तो कभी कभी वह उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकती। पर्यटक पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और पहाड़ी बालक शहरों में बाल मजदूरी करते हैं। कथाकार जैनेंद्र को अपना अपना भाग्य जैसी कहानी लिखनी पड़ती है। पहाड़ निसंदेह बहुत सुंदर होते हैं, प्रकृति दिल खोल कर स्वयं को लुटाती है, लेकिन वह कितनी उदार और कितनी अनुदार है यह तो पहाड़ पर रहने वाले लोग ही जानते हैं, विजय ने कहा। तो क्या? नेहा ने सवाल किया। बाहर देखो, इस ट्रेन में बैठकर बाहर देखने से भागते हुए पेड़ और यह धरती कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन इस ट्रेन से उतर कर देखिए। विजय ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। गाड़ी रुकी, विजय और नेहा उतर गए। सुबह का समय है, अभी सूरज नहीं निकला है। परिवेश में हल्की ठंड है जो कि भागने की तैयारी में है। पूर्व की दिशा लाल हो चुकी है। प्लेटफार्म पर और बहुत सारे लोग उतरते हैं, सब अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। विजय अटैची उठाए प्लेटफार्म से बाहर की तरफ निकलने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा, पीछे पीछे नेहा। नेहा की निगाहें इधर उधर घूम रही हैं, वह आश्चर्यचकित है। उस महानगर और इस नगर में कोई अंतर उसे नज़र नहीं आ रहा है। स्टेशन के बाहर तमाम तरह के होर्डिंग्स लगे हैं। हर विज्ञापन पट में कोई अर्धनग्न कमसिन लड़की अपनी मांसल देह का प्रदर्शन करते हुए हंसते मुस्कुराते उछलते कूदते किसी ब्रांड की विशेषता बता रही है। तमाम तरह के रंग बिरंगे फिल्मों के पोस्टर भी लगे हैं। कारों, गाड़ियों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों से लोग फटाफट इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। विजय, ये तुम्हारा जिला है, ये तो शहर जैसा है। अब तुम्हें यही लग रहा है तो यही सही। कहते हुए विजय ने सामान एक रिक्शे पर रख दिया और दोनों रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शा टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़ा। नेहा अपने सामने पड़ने वाले हर दृश्य को अपनी आंखों के कैमरे में कैद कर लेना चाह रही थी। वहीं विजय के हृदय की धड़कनें तेज हो गई थी, यह सोचकर कि घर पर लोग कैसे होंगे। तभी उसकी निगाह जिला अस्पताल की तरफ गई। वहाँ बड़ी भीड़ लगी थी। चारपाई पर लोग लेटाए गए थे, बाकी सभी लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे। जिला अस्पताल में इतनी भीड़? विजय बुदबुदाया। हाँ बाबूजी, रिक्शा वाला बोला। यहाँ कई गांवों में हैजा फैल गया है। गांव के गांव सफ़ा हो रहे हैं। सफ़ा हो रहे हैं मतलब? नेहा ने रिक्शे वाले से पूछा। रिक्शे वाला चुप रहा। विजय ने नेहा की तरफ देखा। सफ़ा हो गए हैं मतलब गांव में कोई जिंदा नहीं बच रहा है, विजय ने कहा। क्या? नेहा ने आश्चर्य व्यक्त किया। नेहा, लोग कहते हैं कि समय भागता है, लेकिन नहीं, समय घूमता है। कुछ लोग कहते हैं कि समय के साथ चलो, कुछ लोग कहते हैं कि समय को बदलो। मेरे ख्याल से जो लोग समय को बदलने की बात करते हैं वे सही हैं, क्योंकि यदि हम समय के साथ चलें तो इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को इसलिए दोहराता है कि हम समय के साथ चलते हैं और समय घूमता है। यदि वर्तमान में रहने वाले यानी कल को इतिहास बनने वाले लोग प्रतिकूल स्थितियों से गतिरोध करने के बजाय स्वयं को उसके अनुकूल ढालकर जीने का भ्रम पाल लेते हैं और संघर्ष से दूर भागकर वर्तमान स्थितियों से उत्पन्न विसंगतियों से समझौता कर लेते हैं, तो इतिहास को अपने आप को दोहराने का अवसर मिल जाता है। आज इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। कई साल पुराने इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी लंबी है, इसलिए इसे 2 भागों में प्रस्तुत करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।